गरीब बहू की अमीर बहन। ममता, आशा और कोयल दोनों ही शादी के लायक हो चुकी हैं। मैंने उन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। कोयल के लिए जिस घर में रिश्ता मिला है वो घर काफी अमीर है। लड़का बड़ी सी कंपनी में काम करता है। शादी के बाद हमारी कोयल वहां बहुत खुश रहेगी। लेकिन आशा के लिए जो रिश्ता आया है वो कोमल के रिश्ते जितने अमीर नहीं है। आशा के लिए जो रिश्ता आया है उस परिवार का एक छोटा सा ढाबा है। उन लोगों का गुजारा उस ढाबे की वजह से ही होता है और उनका एक अपना घर भी है। परिवार ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है ममता कि आशा शादी के बाद वहां खुश रहेगी। अगर हमारी दोनों बेटियां शादी के बाद खुश रहेंगी तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। आप उन लोगों को हाँ कर दीजिए। ममता की बात सुनकर सुरेश खुश हो जाता है और जाकर शादी के लिए फौरन हाँ कर देता है। सुरेश की दोनों बेटी आशा और कविता दिखने में काफी सुंदर होती हैं, लेकिन जहां आशा एक अच्छे स्वभाव और नरम दिल की होती है, वहीं कोमल एक लड़की घमंडी होती है। कोयल को हमेशा उसकी खूबसूरती और पैसों का घमंड रहता है। कुछ ही दिनों में ममता और सुरेश अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं। कोयल का ससुराल काफी अमीर होता है, इसीलिए कोयल की जिंदगी शादी के बाद बड़े ही आराम से गुजरती है। लेकिन वहीं आशा का ससुराल कोयल के ससुराल जितना अमीर नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आशा ससुराल में काफी खुश होती है। शादी के बाद आशा अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी सास और पति के साथ ढाबे पर भी हाथ बंटवाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन आशा के ढाबे पर उसकी बहन कोयल अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने पति अभिनव के साथ आती है। अरे आशा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पति का कोई होटल होगा, लेकिन ये तो ढाबा निकला। तुम अपने पति और सास के साथ इतनी गर्मी में दिन भर इस ढाबे पर काम करती हो। एक तुम हो कि तुम्हें पूरे दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक मैं हूँ जो पूरा दिन आराम करती हूँ। बड़े ऐशो आराम से गुजारा करती हूँ अपना। रात में पार्टी, दिन में शॉपिंग, वीकेंड्स पर अलग अलग जगह पर घूमना। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है कोयल? तुम्हें इतना अमीर और अच्छा ससुराल मिला है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिली है। भगवान करे आगे भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी हों। तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे पति और मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन आशा, सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा भी होता है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हें कहाँ पैसे की बात समझ आएगी। जितना हम लोग एक दिन में पैसा उड़ाते हैं, उतने पैसे तो तुम पूरे महीने भर में भी नहीं कमा पाते होगे। कोयल की बात सुनकर आशा के पति मोहित और सास सुनीता को काफी बुरा लगता है। कोयल और अभिनव के जाने के बाद मोहित आशा से कहता है, आशा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें शादी के बाद कोई भी खुशी नहीं दे पाया। खुशी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हें एक छोटा तोहफा भी नहीं दे पाया। तुम पूरा दिन घर का काम करती हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां ला कर दूंगा। मेरी जिंदगी में आप जैसे पति और माँ जी जैसी सास हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या ही खुशी हो सकती है। मैं इसी से बहुत खुश हूँ। नहीं आशा, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो हमें उनका भी तो देखना है। मैं तुम्हें और माँ को एक बड़े से घर में रखना चाहता हूँ और जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी मैं उतनी मेहनत करूंगा। आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ढाबे के काम से ही अमीर बन सकते हैं। कैसे आशा? तुम तो जानती हो ना कि हमारी दिन भर में कितनी कम कमाई हो पाती है और ग्राहक भी इतने कम ही आते हैं। ऐसे में हम ढाबे के काम से अमीर कैसे बन सकते हैं? हम दूसरे ढाबों के मुकाबले अपने ढाबे में खाने का दाम कम कर देंगे और 1 से 2 सब्जी और बढ़ा देंगे, जिससे लोगों को कम दाम में अच्छा खाना मिलेगा और ज्यादातर लोग हमारे ढाबे पर ही खाना खाने के लिए आएंगे। मोहित को आशा का आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद आशा के कहे मुताबिक ही मोहित करता है और कुछ ही महीनों में मोहित का ढाबा चल पड़ता है। अब हर कोई मोहित के ढाबे पर ही खाना खाने आया करता था, जिससे मोहित की एक बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे मोहित अब ढाबे से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है और देखते ही देखते साल भर में मोहित और आशा की मेहनत से वो लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल खोल लेते हैं, जिससे उनके पास एक बहुत बड़ा घर और कई सारी गाड़ियां होते हैं।
अब आशा की जिंदगी भी काफी ऐशो आराम में गुजरती है और वो सभी खुश होते हैं। लेकिन जहां आशा की जिंदगी में सारी खुशियां होती हैं, वहीं कोयल की जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। कोयल के पति अभिनव को बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके चलते अभिनव के सारे पैसे डूब जाते हैं। आशा और मोहित ने कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ा होटल खोला होता है, जिसकी पार्टी में आशा अपनी बहन को इनवाइट करने जाती है। आशा और मोहित जैसे ही उनके घर में जाते हैं तो कोयल और अभिनव को हो रही लड़ाई से वो सारी बातें जान जाते हैं। कोयल, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुमने मुझे अपनी बहन नहीं समझा क्या? हाँ कोयल और अभिनव, हम तुम्हारी कुछ भी नहीं लगते हैं क्या, जो तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया? आशा, मैं तुम्हें किस मुंह से बताती? मैंने तुम्हारी सामने अपनी अमीरी का घमंड किया, तुम्हें नीचा दिखाया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हारे सामने अपना चेहरा लेकर कैसे आती? इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो जो हुआ उसे भूल जाओ। रात गई बात गई। अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। हाँ कोयल और अभिनव, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक होटल लिया है और उसकी पार्टी में मैं तुम दोनों को इनवाइट करने के लिए आया था। उस होटल के लिए मुझे एक मैनेजर की जरूरत थी। तो अभिनव, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे होटल में मैनेजर की जॉब करना पसंद करोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुमने इतनी परेशानी में आकर मदद की है। अगर तुम ना होते तो न जाने हम दोनों का क्या होता। आशा, मुझे माफ कर दो। तुमने सही कहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत भी चीज होती है। आज तुम्हारी इंसानियत की वजह से ही मैं और मेरे पति की जिंदगी में बदलाव आ पाया है। अगर तुम दोनों ना होते तो ना जाने हम दोनों का क्या होता। मेरे पैसों का घमंड टूट टूट कर चूर हो चुका है। इतना कहकर कोयल आशा के गले लगकर रोने लगती है। आशा को अब उसकी जिंदगी में एक अच्छा सबक मिल चुका था। मोहित अभिनव को अपने नए होटल में मैनेजर की पोस्ट दे देता है, जिससे अभिनव और कोयल की जिंदगी अब अच्छी खासी गुजरने लगती है। अब दोनों बहनों में काफी प्यार होता है और दोनों ही साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेघा दुल्हन के जोड़े में शादी के मंडप में बैठी होती है और उसके साइड में दूल्हा बना बैठा सूरज गुस्से में कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी काली कलूटी लड़की के साथ होगी। ऐसा कहते हुए सूरज अपनी माँ गायत्री को गुस्से में घूरने लगता है। थोड़ी देर में सूरज और मेघा की शादी हो जाती है और मेघा बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ सूरज के घर के दरवाजे पर पहुँचते ही अपना सेहरा वो गुस्से में उतार कर फेंक देता है। सूरज, ये क्या अपशकुन कर रहा है तू? बस कीजिए माँ, आपने जबरदस्ती मेरी शादी इस काली कलूटी मनहूस से करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने काले रंग को लेकर अपने पति के मन में भरी कड़वाहट को सुनकर मेघा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी गायत्री कहती है, मेघा बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू अपने प्यार से मेरे बेटे को अपना बना लेगी। मेघा डरते डरते अपने पति के कमरे में आती है, जहाँ सूरज उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। तो फिर से अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने चली आई, निकल यहाँ से। सूरज, मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुझ काली कलूटी की कोई बात नहीं सुननी। सूरज मेघा को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और फोन चलाने लगता है। तभी उसके इंस्टाग्राम पर हया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, काश कि ये मेरी बीवी होती। एक तरफ जहां बेचारी काली बहू अपनी शादी की पहली रात कमरे के बाहर बैठकर बहुत रोती है, वहीं सूरज सारी रात पाकिस्तानी हया से चैटिंग करता है। और अब हर दिन घर से लेकर ऑफिस में भी सूरज हया से चैटिंग और वीडियो कॉल पर बातें करता है। हया, क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो? वैसे जनाब, आप भी कुछ कम नहीं है। अल्लाह मियां ने फुर्सत से बनाया है आपको। हया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं शादीशुदा हूँ, मगर मेरी पत्नी बहुत ही काली है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सूरज, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और ताउम्र तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मगर मसला ये है कि हम दोनों अलग अलग मुल्क के हैं। हम पाकिस्तान के हैं और आप हिंदुस्तान के हैं। पता नहीं हमारी मोहब्बत मकबूल होगी भी या नहीं।
हया, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे लिए मैं पाकिस्तान भी आ जाऊंगा। मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊंगा। कुछ दिन में सूरज पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लेता है और वहां जाकर हया को हिंदुस्तान लाता है, जहां वो हया के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। माँ जी, जल्दी आइए, देखिए सूरज जी लौट आए हैं। सूरज, आ गया तू? कहाँ चला गया था हमें भी ना बताए? मेरा तो दिल बैठ ही गया था। माँ, मैं पाकिस्तान गया हुआ था। माँ, ये हया है, मेरा प्यार, मेरी पत्नी और मेरा सब कुछ। मैंने हया से शादी कर ली है। अपनी पाकिस्तानी सौतन को देखकर मेघा के दुख का ठिकाना नहीं रहता। सूरज जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस मुस्लिम से जिन्हें शादी में और सिंदूर का मतलब भी नहीं पता। आपने मेरे साथ ये धोखेबाजी क्यों की? जवाब दीजिए। इतने में हया सूरज के आगे आकर कहती है, सूरज मेरा शौहर है, इसलिए दूर रहो मेरे शौहर से। वो तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो क्यों उसके गले पड़ रही हो? चलो सूरज। ऐसा कहकर हया मेघा को टक्कर मारकर सूरज का हाथ पकड़कर कमरे में चली जाती है और मेघा फूट फूट कर रोती है। चुप हो जा मेघा बहू, एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तेरे मन पर इस वक्त क्या बीत रही है, मगर जब पति पर बुरा साया पड़ जाता है तो पत्नी को ही उसकी नजर उतारनी पड़ती है। तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा। अपनी सास के हिम्मत देने पर मेघा अपने आंसू पोंछ लेती है और कहती है, माँ जी, अब जब तक मैं अपने पति की जिंदगी में आई इस पाकिस्तानी सौतन को निकाल कर बाहर नहीं फेंक देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हया और सूरज अपने सुहागरात की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी मेघा मिर्च का धुआं जलाकर कमरे में आ जाती है। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। अरे ओ मेरी काली सौतन, ये तू कर क्या रही है? चल निकल यहाँ से। मगर मैं अपने कमरे से क्यों जाऊं? मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर मेघा बेड पर फैल कर सो जाती है। ये देखकर हया गुस्से में चिढ़ जाती है। अल्लाह कसम, इस वक्त मुझे ना मेरी ये काली सौतन बिल्कुल जहर लग रही है। हाँ। इस तरह से मेघा अपनी पाकिस्तानी सौतन और पति के सुहागरात के सपने पर पानी फेर देती है। अगली सुबह सूरज और हया सो रहे होते हैं, तभी मेघा आरती की थाली लिए घंटी बजाती हुई कमरे में आती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। या अल्लाह, कौन है ये नाफरमान जिसे चैन नहीं है? अरे ओ मर जानी, तुझे सुबह सुबह भी चैन नहीं है? बंद करिए, मैं कहती हूँ बंद कर। ऐसा कहते हुए हया आरती की थाली जमीन पर गिरा देती है और मेघा को खींचकर थप्पड़ मार देती है। तब से टन 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 करके मेरे दिमाग का कोरमा बना दिया है, चल जा यहाँ से। मेघा रोते हुए सूरज की तरफ देखकर किचन में खाना बनाने चली आती है। इसी तरह वक्त बीतता है, जहाँ मेघा एक अच्छी बहू की तरह घर संभालती और अपनी सास का भी ख्याल रखती, जिसे सूरज मेघा से ठीक से बात करने लगता है। फिर एक दिन, सूरज जी, कल हरियाली तीज है, शादी के बाद ये मेरा पहला तीज है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, मगर हरियाली तीज में पति अपने हाथों से अपनी पत्नी को साड़ी और श्रृंगार का सामान देता है। क्या आप मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर देंगे? ठीक है, मैं शाम को आते वक्त सामान ले आऊंगा। शाम को सूरज मेघा के साथ अपनी पाकिस्तानी पत्नी के व्रत के लिए भी शॉपिंग करके घर आता है। हया, कहाँ हो तुम? सूरज, मैं यहाँ हूँ, कमरे में। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कल तीज का त्योहार है, तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब लाया हूँ। देखो, ये लाल रंग की साड़ी तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी, तुम मेरी दुल्हन नहीं बन पाई थी, मगर ये मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं तुम्हारे हाथों में कल अपने नाम की मेहंदी और तुम्हारे मांग में अपने नाम का सिंदूर देखूं। तुम मेरे लिए ये व्रत रख रही हो ना? नहीं सूरज, मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। मगर क्यों हया? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सूरज, तुम जबरन अपनी जिद मुझ पर नहीं थोप सकते। मैं उन हिंदुस्तानी औरतों में से नहीं हूँ जो भारी भरकम साड़ी पहनकर भूखी प्यासी रहूं। चलो हटो। हया व्रत रखने के लिए साफ मना कर देती है और उसी शाम मेज पर बैठकर मटन चिकन खा रही होती है। हया, ये क्या कर रही हो तुम? कल तीज का त्योहार है और आज तुम मटन खा रही हो, और तो और पूरे फर्श को गंदा कर दिया। अब मुझे फिर से घर को साफ करना होगा, मगर पहले मैं ये सब बाहर फेंक दूंगी। ये बोलकर मेघा मटन से भरा बर्तन फेंकने के लिए जाने लगती है, तभी हया एक बार फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारकर धक्का दे देती है।
दो कौड़ी की काली कलूटी तुझे समझ नहीं आता। कभी मेरे और मेरे शौहर के बीच में कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है और अब मेरे खाने पीने पर पाबंदी लगाती है। अरे तेरा पति मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तो मेरे लिए पाकिस्तान तक आ गया। ये बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? या फिर तुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने में मजा आता है? क्या फायदा तेरे सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने का? तेरा पति सिर्फ मुझ पर मरता है। आज मैं खुद तुझे इस घर से दफा कर दूंगी। चल मेरे साथ। नहीं, ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। हया मेघा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाने लगती है। तभी सूरज हया को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे पेश आने की? गलती मेरी ही है जो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हें अपना प्यार समझकर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे लिए पाकिस्तान तक चला गया, मगर अब तुम यहाँ से चली जाओ। सूरज, अल्लाह के लिए मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेघा, खुदा के लिए मेरी बदगुमानी के लिए मुझे माफ कर दो। सूरज, हया को माफ कर दीजिए, ये जैसी भी है मगर अब आपकी पत्नी है जो आपके लिए पाकिस्तान छोड़कर आई है। हया, घबराओ नहीं, मेरे रहते कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। आखिरकार मेघा का प्यार भरा स्वभाव उसकी पाकिस्तानी सौतन को बदल कर रख देता है, जिसके बाद वो भी भारतीय संस्कृति को अपनाकर मेघा के साथ खुशी खुशी अपने पति के लिए व्रत रखती है। वहीं सूरज भी मेघा को अपनी पत्नी मानकर उसे अपना लेता है।